अब गोल्ड तो मैं पूछूंगी क्योंकि ये ऐसा सवाल है, मुझे लगता है इसमें ना सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं और इंटरेस्टेड भी रहते हैं, महिलाएं भी इसमें आ जाती हैं। इन्वेस्टमेंट में तो महिलाएं मुझे लगता है थोड़ा सा पीछे ही रहती हैं, उनको लगता है कहाँ लगाएं, अभी उतनी नहीं है, लेकिन प्रोत्साहित तो देखिए उनको करना ही ज़रूरी है। गोल्ड पे मैं आऊँगी, लेकिन SIP भी आपसे समझूंगी। बिल्कुल। SIP में भी बहुत लोग पैसा लगाना चाहते हैं जिनको कुछ नहीं मालूम है, जो अभी इस टाइम जिस तरीके से अपने तरीके से मार्केट को अगर समझ पा रहे हैं, ट्रम्प का टैरिफ लगाया तो यही हलचल है कि अरे आप क्या इम्पैक्ट, तो उनके लिए कितना सेफ है इस टाइम SIP, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या फ़ायदा उनको देगा, लॉन्ग टर्म करना चाहिए, शॉर्ट टर्म करना चाहिए, ये भी आपसे मैं समझूंगी। बिल्कुल। बेसिक से अगर शुरू करें, किसी बेसिक को अगर हमें समझाना हो SIP। जब हम SIP करते हैं, हाँ। SIP का मतलब है एक मंथली कंट्रीब्यूशन, हाँ। ठीक है। लेकिन इसमें आप एक और चीज़, इसमें मैं एक और एलिमेंट कहूँगा, जब हम कोई भी चीज़ मंथली सेव करते हैं, ग्लोबली एक नॉर्म होता है, वो क्या करते हैं कि क्योंकि काफ़ी लोग जो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं उनको पेंशन की व्यवस्था नहीं होती है। हाँ। कि अगर मैं सपोज आज 30 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो मेरे को कोई ऐसा, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मेरे पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और मैं को मंथली SIP भी करनी है। तो एक चीज़ रखिए, जब आप SIP करते हैं, SIP को 2 भागों में विभाजित करिए। एक होता है कि भाई ये SIP मेरा रिटायरमेंट का पार्ट है, अच्छा, ये SIP मेरा वेल्थ बिल्डिंग का पार्ट है। जो नॉर्मल रेशियो होता है ग्लोबली वो होता है 30%। मतलब कि अगर मैं 100 रुपया महीने का सेव कर रहा हूँ, 100 रुपये में से 30 रुपया मैं रिटायरमेंट सोच के डाल रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, ओके। और जो रिमेनिंग 70 रुपया ये वेल्थ बिल्डिंग के लिए कर रहा हूँ। अब किसी का कितना किराया है, किसी का कितना रेंट है, EMI, उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट नॉर्मली आप मोटा मोटा ये देखिए, यहाँ तक तो बात आ जाती है। दूसरी बात ये होती है, जब हम SIP करते हैं, हमें SIP ये देख के करना है कि भाई मैं SIP किस खेमे में कर रहा हूँ। मतलब सपोज़ मेरी सपोज 20,000 की सेविंग हो रही है महीने की, 20,000 की सेविंग है, लेकिन देयर विल बी सम एक्सपेंसेस जो मुझे, सपोज नवंबर में शादियों का सीज़न शुरू हो गया, मुझे बहन की साइड में शादी है, वहाँ खर्चे करने हैं, या कभी कोई गाड़ी लेनी है, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई है, इमरजेंसी कैश हो गया। तो जब आप SIP करते हैं, देखिए SIP में मैं ये बता सकता हूँ कि हम फंड क्या करें, लेकिन उस सब करने से पहले आपको ये देखना है कि मैं कौन से खांचे बनाऊँ, कौन सा फ्रेमवर्क बनाऊँ। तो आप क्या करते हो, 1-2 बकेट बनाते हो। एक बकेट बनाया, भाई 100 में से 30 रुपया जाएगा मेरे रिटायरमेंट वाली SIP, ये अलग हो गया। फिर जो दूसरा आ जाता है वो आ जाता है मेरा कि भाई ये मेरा होगा लिक्विडिटी वाला, इमरजेंसी कैश। मतलब अब जो 70 रुपये है, 70 रुपये में से मैं 20 रुपया वो रखूंगा। सपोज मेरी 20,000 की सेविंग है, और मैं कहूँगा कि सपोज 4,000 रुपया हर महीने मैं डाल रहा हूँ इस वाली SIP में, जो हमेशा लिक्विड अवेलेबल है। कल को खर्चा हुआ, मेरे 40,000 इकट्ठे हो गए, मैंने 40,000 निकाल दिए, विड्रॉ कर सकते, ये हो गया। बाकी मैंने इक्विटी में डाला। अब देखिए, हमें ये तो पता चला कि जो मैं SIP ट्रिकल डाउन कर रहा हूँ, उस एक नलके को मैं 3 बाल्टी में पाइप से डाल रहा हूँ। अब बात आती है वेल्थ बिल्डिंग की और आर्बिट्राज की। आर्बिट्राज मीन्स शॉर्ट टर्म। एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि जो भी पैसा आपको अगले 6 महीने से पहले चाहिए, उसको आप लिक्विड फंड में डाल दो। उसका कारण मैं बताता हूँ। जब हम एक FD करते हैं या रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, हमारे को टैक्स कटता है, TDS कटता है, और मेरी जो भी टैक्स ब्रैकेट है 10%, 20% जो भी है, मेरा उसमें टैक्स लगता है। हम टैक्स तो अब बचा नहीं सकते क्योंकि न्यू टैक्स स्कीम है। तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि भाई मैं टैक्स को डेफर कैसे कर सकता हूँ। तो मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेफर करूँगा उतना बेनिफिट है, क्योंकि मुझे टैक्स देना नहीं है, क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये बिल्कुल वही चीज़ होगी जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं। आप कल को पिज़्ज़ा हट गए, आपने 1,000 रुपया खर्च किया, आपने पिज़्ज़ा खाया, आप देखते हो आपका बिल आ गया है 1,118 रुपये। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पिज़्ज़ा खाया, आपने एंजॉय किया। लेकिन FD के साथ ये नहीं होता। FD में क्या होता है, आपने FD कर ली, एक तो आपने कंज्यूम नहीं किया पैसा, एंजॉय नहीं किया, आपने पैसा सेव किया, आपने खर्चे बचाए, लेकिन आप सरकार को TDS दे रहे हो, फिर साथ में लास्ट में टैक्स दे रहे हो। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट इज पनिशिंग यू कि भाई मैं सेव कर रहा हूँ और गवर्नमेंट उसमें से टैक्स ले रही है। तो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट ने जो आपको फैसिलिटी दी है कैपिटल गेन्स की, आप डेट फंड में डालो, जो पैसा 6 महीने से कम है। अब बात आती है कि भाई जो पैसा मुझे 6 महीने से 1.5 साल तक नहीं चाहिए। सपोज अगले साल बच्चा नई क्लास में जा रहा है, पहले प्राइमरी में था या प्लेवे में था, अब अगले साल जा रहा है, तो मुझे फीस देनी पड़ेगी। अगर साल 1.5 साल का फर्क है तो आप उसको आर्बिट्राज फंड में डालिए। आर्बिट्राज फंड में इक्विटी होता है, लेकिन आप पकड़ लो 7.5 से 9.5% के बीच में, और आजकल वोलेटिलिटी है तो आर्बिट्राज फंड आपको अच्छा रिटर्न देगा, और नियरली कैपिटल सेफ रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टैक्सेशन 12.5% की है, तो अगर आप, और उसमें भी आप समझ लो इक्विटी की टैक्सेशन है, तो 1 लाख का मेरा एग्जेम्पशन हो जाएगा। अब पहले बात आती है कि 6 महीने से पहले कुछ भी चाहिए तो लिक्विड फंड में रखिए, 6 महीने से 1.5 साल के लिए कुछ भी चाहिए SIP में, तो वो आप डाल दो आर्बिट्राज फंड में। अब बात आती है 1.5 साल के ऊपर। 1.5 साल के ऊपर का मतलब मैं सीधा कहूँगा 3 से 5 साल। जब आप SIP करते हैं, SIP का सबसे पहले एक रूल पकड़ लीजिए कि सपोज आप 3 साल से या 4 साल से SIP कर रहे हैं,
आपको 4 साल हो गया एसआईपी पे, लेकिन आपका एसआईपी का पीरियड क्या है वो मैं इसलिए बता रहा हूँ। लेटेस्ट एसआईपी हमने की है पिछले महीने और पहली एसआईपी हुई है 4 साल पहले। हाँ। सो आप किसको मानोगे टेन्योर कि भाई मेरी एसआईपी 1 महीने से चल रही है या 4 साल से चल रही है, क्योंकि पहले भी एसआईपी आपने 4 साल पहले की और लास्ट एसआईपी आपकी पिछले महीने की पहले, हाँ। तो पूरे पीरियड को डिवाइडेड बाय 2 करिए। तो कल को अगर आप ये सोचें कि यार मैं तो 4 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने पैसा नहीं बनाया है, तो आपको 4 साल को डिवाइड बाय 2 करना है। जब आप डिवाइड बाय 2 करते हैं आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड 2 साल आता है। जब आप 2 साल पकड़ रहे हैं, अब आप कहोगे भाई मैं तो 2 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन मैंने रिटर्न नहीं बनाया, लेकिन पिछला 1 साल तो नेगेटिव रहा। हाँ। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एसआईपी नॉर्मल इक्विटी अगर आप कहोगे कि भाई 3 to 5 इयर्स लॉन्ग टर्म होराइजन है, एसआईपी के लिए पकड़ लीजिए 3.5 से 5.5-6 साल का होराइजन आपको पकड़ना ही पकड़ना है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, लोगों ने गड़बड़ की पिछले 3-4 साल में, जब राजस्थान के इलेक्शन आ रहे थे अपने नेशनल इलेक्शन से पहले, सो वन ऑफ माय इन्वेस्टर्स वर हैविंग ए वेरी गुड रिटर्न्स, मतलब उसके 25-30% जैसे हर मार्केट में हर किसी के रिटर्न आए, तो उनके भी आए। तो हमने कहा कि सर रिबैलेंस करते हैं, हम सारे का सारा लिक्विड में डाल के और फिर से एसटीपी करते हैं। नहीं रजत यार 25-30% रिटर्न आ रहा है, लिक्विड क्यों करें, अभी तो आगे जाएगा। मैंने सिर्फ एक लॉजिक दिया, क्योंकि होता क्या है कि जब पैसा आपके हाथ में है, सपोज ये 25% आज जब मार्केट गिरा, वो हो गया 10%, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू फैथम कि हाय यार 25% का रिटर्न मेरा 10% हो गया। अब आपको 15% रिटर्न आ गया, 20 आ गया ना, आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपने देखा था यार यही पोर्टफोलियो मेरा 25% था, आज 20% है, यू विल बी दुखी। तो हमने क्या किया, मैंने कहा सर एक सिंपल लॉजिक है, अगर आपका पोर्टफोलियो आज 25% दे रहा है, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की हम क्या बात करते हैं 12-15%, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगले 2-3 साल में ये 25% रिटर्न नीचे आ जाएगा। सो कहने की बात यह है, जब आप एसआईपी करते हैं, एसआईपी में आपका बेनिफिट क्या होता है, जब मार्केट गिरता है आपको नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा मिलते हैं, जब मार्केट वापस अपनी बेस लेवल पे आता है आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाता है, तो आपको क्या दिखता है, मेरा पोर्टफोलियो 20% रिटर्न है, 25% रिटर्न है। जब भी ऐसा होता है, साल में एक बार ये करिएगा कि 15% से ऊपर जो भी रिटर्न है उसको उठा के फिक्स्ड इनकम में डाल दीजिए, गोल्ड में डाल दीजिए। हमने ना स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर 2017 में एक चीज़ की थी, व्हेन वी वर मैनेजिंग स्टॉक पोर्टफोलियो, तो किसी का 25 लाख का पोर्टफोलियो था, तो वो 30 लाख का हो गया, जब 5 लाख ऊपर था। 2-3 महीने में मार्केट टूटा 10-15%, दो वो 30 लाख का पोर्टफोलियो था, वापस 25 लाख आया। सो वन ऑफ द इन्वेस्टर्स वाज टेलिंग अस, रजत यार ये तो पोर्टफोलियो चर्न करने की बात हुई है, पैसा कहाँ बना। मैंने कहा सर हमने प्रॉफिट बुक किया है। कहते कहाँ है प्रॉफिट, क्योंकि आपने 25 का 30 किया, मार्केट नीचे आ गया, 30 लाख का फिर से 25 दिखने लगा। तो अब देखिए उसमें ब्यूटी ये हुई कि जब उनका 30 लाख का पोर्टफोलियो 25 लाख हो गया, तो इन्वेस्टर ने हमें कहा यार रजत मैंने पैसा कहाँ बनाया। मैंने कहा सर अभी तो 1 महीने पहले हमने स्टेटमेंट दी। कहते नहीं स्टेटमेंट दी माना, अब कहाँ है पैसा। तो हमें ये लगा कि जो हमने पिछला 1 साल मेहनत की वो टोटली वेंट फॉर अ टॉस, बिकॉज इन्वेस्टिंग इज मोर अबाउट परसेप्शन एंड व्हाट यू फील, बिकॉज इट इज लाइक ए डायमंड, यू नो। आपने डायमंड के 2 ब्रेसलेट देखे, सेम रेट हो सकता है, डिजाइन डिफरेंट हो सकता है, बट स्टिल यू विल फील डिफरेंट अबाउट उनके केस में था कि भाई स्टॉक पोर्टफोलियो सेम है, अनरियलाइज्ड लॉस हो गया। अब तो हमने उसके बाद जब सोचा, हमने क्या किया, जब भी हम प्रॉफिट बुक करते हैं, प्रॉफिट अमाउंट को हम गोल्ड बीज में डालते हैं, लिक्विड गोल्ड। तो जब हम अभी गोल्ड की बात कर रहे थे, हम स्टॉक ट्रेडिंग में हमने 2017 से अभी तक हमेशा क्या किया है, सपोज आपने 10 लाख का पोर्टफोलियो डाला, अब वो 11-12 लाख हो गया। सपोज टाटा मोटर्स ऊपर आ गया है, मेरे को 20,000 का प्रॉफिट हुआ, मैंने टाटा मोटर्स बेच दिया, जो 20,000 का प्रॉफिट आया मैंने सीधा गोल्ड बीज डाला, और गोल्ड बीज को मैं देखता ही नहीं। अब सीन क्या होता है कि सेम स्टोरी 2020 में हुई, जब मार्केट टूटा, किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद भी क्यों, जब वो क्लाइंट के देखता है भाई मेरा 20 लाख था, 20 का 25 लाख हुआ, जो 5 लाख था वो गोल्ड है। अब भले ही मार्केट नीचे आ गया, 5 लाख मेरा गोल्ड में खड़ा है, गोल्ड 15-20% रिटर्न दे रहा है, क्योंकि जब वो देखता है कि यार मेरा प्रॉफिट गोल्ड में पड़ा हुआ है, जो मूल है फंड, जो बेसिक आपका कैपिटल है, कैपिटल भले ही 20 लाख की जगह 18 लाख हो गया, ही इज नॉट कंसर्न, क्योंकि पूरा मार्केट नीचे है। लेकिन कम से कम उसको ये लगता है कि इसी पैसे पे जो भी मेरी कमाई पिछले महीने हुई थी, या पिछले साल हुई थी, या 2 साल हुई थी, वो सारी एक्यूमुलेटेड गोल्ड में हो रही है। सो उससे हमने एक चीज देखा है, क्योंकि अगर मैं पिछला 1 साल देखूं, ऐसा नहीं है कि पिछले 1 साल में स्टॉक से पैसा नहीं दिया, सम स्टॉक्स हैव रियली डन वेरी वेल, सम हैव गॉन डाउन। तो जिन ने किया है, परफॉर्म किया है, लोगों ने एग्जिट किया, तो प्रॉफिट को आप गोल्ड में डालो। सो गोल्ड बीज कैन बी ए वेरी गुड टूल व्हेन वी आर मैनेजिंग ए पोर्टफोलियो। यही लोग एसआईपी में भी करते हैं। एसआईपी में आपने ऊपर बना दिया, जब एसआईपी वापस रिकवर ऊपर होती है, प्रॉफिट अमाउंट को उठा के आप गोल्ड में डाल दो। उससे क्या होता है कि आपका एक गोल्ड का एक एसेट, और वो प्रॉफिट आपका सिक्योर हो गया, सिक्योर हो जाता है। अच्छा, ये तो आपने प्रॉफिट को कैसे सिक्योर करना है गोल्ड में वो बता दिया, लेकिन अब देखिए हमारे यहाँ तो जब भी सोना खरीदा जाता है तो मुहूर्त तो देखा जाता है। अक्षय तृतीया, धनतेरस, 2 ऐसे त्योहार बना रखे हैं कि आप भाई जमकर गोल्ड खरीदिए।
अब ये क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ यहाँ पर चल रहा है, तो अब देखिए बहुत सारी चेहरों पे मुस्कान इस वक्त इसलिए आ गई हो क्योंकि महिलाएं तो हमेशा पुरुषों को परेशान करती रहती हैं कि भाई हमें ये सोना दिला दो, आज ये दिला दो, वो दिला दो। आदमी को भी लगता है इन्वेस्टमेंट है, अच्छा है, तो अभी ये वक्त है ऐसा कुछ करने का। नहीं बिल्कुल। जिन घरों में अभी कलह और बहस चल रही होगी इस बात को लेकर मैं जानना चाहूँगी। नहीं बिल्कुल। देखिए सोना एक ऐसी चीज़ है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग के लिए गया था तो मेरे एक बहुत प्रिय दोस्त हैं विवेक, उनके फादर मिले थे, तो उन्होंने हमें एक चीज़ कही थी। उन्हें कहा था तुम्हें पता है, वो बड़ी मोटी सोने की अंगूठी पहनते थे। तो उन्हें हम ऐसे बात कर रहे थे, उन्हें कहा तुम्हें पता है ये किस लिए? कहते किस लिए? कहते हैं कि अगर कल को कुछ हो गया मुझे या कहीं चोर आया, कुछ आया या कुछ हो गया, सामान छूट गया, कुछ छूट गया, मेरे पास सोने की अंगूठी है तो मेरे लिए इमरजेंसी फंड है। एंड इट इज अ वेरी गुड इनसाइट, यू नो, दिस इज हाउ वी हैव इवॉल्व्ड ओवर द जनरेशन। सोना बाई करने के लिए मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि कोई सही मुहूर्त नहीं है, सही टाइम नहीं है। हाँ, हमने उसको अक्षय तृतीया और धनतेरस इसके लिए इसलिए भी करते हैं क्योंकि दोज आर द टाइम्स व्हेन वी आर कॉन्शियस अबाउट सेविंग एंड ब्रिंगिंग वेल्थ टू इंडिया। अगर हम आज की बात करते हैं, जैसे अगर हम सोने की बात करते हैं, जब मैं HDFC बैंक में था वहाँ पे अक्षय तृतीया और वहाँ क्या होता था, जो भी GK1 GK2 के बिजनेसमैन थे वो HDFC बैंक आते थे। 1 किलो, ये मैं 2008-2010 की बात कर रहा हूँ, 1 किलो सोना लेना है, आधा किलो सोना लेना है, 5 किलो सोना लेना है, तो दे यूज्ड टू बाय इट। सो एज अ बैंकर मैं नया जॉब स्टार्ट किया था, तो मैं सोचा था यार पागल हो गए, कौन सोना खरीद के ऐसे लेता है। नाउ फास्ट फॉरवर्ड 5 years व्हेन आई वाज माई सेल्फ इनटू इन बिजनेस, आई केम टू नो दैट गोल्ड के ऊपर जब आप कोलैटरल करके लोन लेते हो, दे डोंट आस्क यू फॉर एन ITR लोन अगेंस्ट गोल्ड। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी है आपकी, आप कहते हो कि भाई मुझे अब अपनी कंसल्टिंग खोलनी है, मुझे अपना न्यूज़ चैनल खोलना है, खुद का यूट्यूब चैनल खोलना है, एंड यू नीड फंडिंग। अब सपोज आप यहाँ से बाहर गए, आपको कोई ITR नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपने ज्वेलरी दे दी, 80% आपकी ज्वेलरी का उन्होंने लोन दे दिया, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई द गोल्ड हैज़। सो जब हम गोल्ड की बात करते हैं, दुनिया में सिर्फ 2 ही करेंसीज हैं, एक गोल्ड, एक US डॉलर। US डॉलर तो हम ले नहीं सकते, रख नहीं सकते, तो रिटेल इन्वेस्टर गोल्ड ले सकते हैं। और गोल्ड इन्वेस्ट करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है। आप ये समझ लो लक्ष्मी जब भी आ रही है तब अच्छा है, अच्छा ही है। हाँ, तब अच्छा है। लेकिन वो रीति रिवाज, हमारी परंपराएं वैसी रही हैं, और मुझे लगता है ये शायद हमारे पुराने जो पुरखे और पूर्वज थे उन्होंने हमें पुश करने के लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पस से तब ये 2 डेट्स बनाई, एक धनतेरस वाली और एक अक्षय तृतीया वाली, और ये शुभ भी मानी जाती हैं। नहीं, मैं आपको कहते हैं माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है, सोना शुद्ध हो जाता है, जो हमारी पुरानी परंपराएं जो रही हैं, विचार सोच जो रहे हैं। अब मैं आपको दूसरी तरीके से बताता हूँ, ये बहुत अच्छा है। अगर आप सोचिए, मैं आपको सपोज 10 लाख के 500-500 रुपए के नोट देता हूँ, 10 लाख का, वॉल्यूम क्या होगा? अगर मैं वही 10 लाख आपको सोने की ब्रिक में दूं, वॉल्यूम क्या होगा? सो आप ये देखिए कि कितनी ज़्यादा वैल्यू कंसंट्रेटेड इन ए सिंगल एसेट होगी। अब बात ये आ जाती है, जब हम, जैसे आपने गोल्ड का कहा कि ये सही टाइम है या नहीं है, ये बिल्कुल सही टाइम है। सबसे बड़ा कंसर्न हमें ये होता है कि कहीं गोल्ड वापस टूटेगा तो नहीं। ये मेन चिंता कंसर्न हमेशा यही है कि भाई चलो मैं गोल्ड, मैं अगर कुछ ले भी लूँ, या हम डीमैट के थ्रू गोल्ड बीज के छोटे छोटे यूनिट भी होते हैं हज़ार में, अगर मैं ले भी लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि गोल्ड कल को टूट जाए और हम लूज़ कर ले पैसा। उसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहली बात ये देखना है कि अब इसमें ये मैं गोल्ड क्यों कह रहा हूँ, आपके पास नियरली 2 ऑप्शन है, एक होता है गोल्ड, एक होता है सिल्वर, ठीक है। गोल्ड नॉर्मली इन्वेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। सिल्वर में अगर आप देखोगे सिल्वर ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, जिसको हम कहते हैं पुअर मैन्स गोल्ड। लेकिन सिल्वर 14 साल के बाद ऊपर आया। सिल्वर और गोल्ड में फर्क क्या आता है कि सिल्वर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में होता है, कहीं होता है। कल को सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये लैपटॉप है, आपने लैपटॉप को डिस्कार्ड कर दिया, जब ये रिसाइकलिंग के लिए जाता है, ये वहाँ मेल्ट करके उसमें से सिल्वर निकाल देंगे। तो सिल्वर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में होती है। ये सिल्वर आजकल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपका EV व्हीकल्स और उसमें होता है। गोल्ड में सीन क्या होता है, गोल्ड का कैरेक्टरिस्टिक होता है क्योंकि इसकी यूजेबिलिटी ऐसी नहीं है कि आप हर कहीं पर भी लगा दो, यूज कर रहे हो कि आपके पास, और जो इसकी सप्लाई है बहुत लिमिटेड है। जब बहुत लिमिटेड है, इसमें 2-3 एट्रीब्यूट्स आते हैं। सप्लाई लिमिटेड है, बिल्कुल सही है। ग्लोबली जो गोल्ड बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है कि जितने भी देश थे पहले वो US डॉलर में पैसा रखते थे। जब रशिया का कन्फ्लिक्ट हो गया तो उन्होंने क्या कर दिया कि भाई रशिया के डॉलर को बंद कर दिया, भाई आप बेच नहीं सकते। तो सारे देशों ने ये सोचा कि यार कल को, क्योंकि अगर ग्लोबल ट्रेड डॉलर्स में हो रहा है, हम अपने रिजर्व्स अगर डॉलर में रखेंगे, कल को तो कंट्रोल US इकोनॉमी पे, और कुछ और ना भी हो, अगर कल को डॉलर क्रैश हो जाता है, अगर US इकोनॉमी क्रैश होगी, कुछ हो गया, तो डॉलर की तो वैल्यू खत्म होगी ना, इट इज अ जंक ऑफ पेपर। सो इन सब चीज़ों में ऐसा कौन सा
सा एसेट है जो कि यूएस से डिलिंक हो, जिस पे यूएस का कंट्रोल ना हो, दैट इज गोल्ड। हालांकि गोल्ड को जब आप वैल्यू करते हो ग्लोबल मार्केट्स में, वो डॉलर में ही होती है, हाँ। लेकिन आप उसको डॉलर में वैल्यू कर रहे हो, बट वैल्यू तो एक्चुअली गोल्ड की है। तो जब अब क्योंकि सारे देश अपने आप को यूएस से थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस रखना चाहते हैं, तो पैसा गोल्ड में जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगले साल वो कहेंगे जी ट्रम्प अब हैप्पी हो गया या इलेक्शन चेंज हो गया है, वी विल अगेन बाय डॉलर। क्यों? नाउ दे नो दैट यूएस कैन नॉट बी डिपेंडेड अपॉन। सो इसका मतलब है कि जो स्टेबिलिटी और प्राइस ऑफ गोल्ड है वो रहेगा। दूसरा, गोल्ड का एक सबसे इनहेरेंट फैक्टर क्या होता है, अगर आप 2020 से पहले देखोगे 10 साल तक सोना ऐसे था, फिर अचानक बढ़ गया 15-20%, उसके बाद ऐसा रहा। अगर हम पिछले 15 साल का रिटर्न देखेंगे, हमें रहेगा यार 10-12% रिटर्न आया। आप पहली बात है, जब आप गोल्ड में निवेश करेंगे 2-3 चीज़ें देखना है, पिछले 2-3 साल का रिटर्न मत देखिए, ये एक्सपेक्ट करिए कि ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 या 4 ईयर्स आपको 10-12% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट हाँ, गोल्ड आपका बढ़ता रहेगा, तो जैसे स्टॉक मार्केट में जो चिंताएं होती है वो चिंता नहीं रहेगी। गोल्ड को आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हो, ETF के थ्रू भी कर सकते हो, कॉइन्स की तरफ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लोन अगेंस्ट गोल्ड लेना है तो गोल्ड हमेशा ज्वेलरी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। कॉइन्स को वो लेते नहीं है। ये MSMEs जो कंसल्टेंट्स हैं, ये उनके लिए है। यानी कि सेफ इन्वेस्टमेंट है, बहुत बुद्धि नहीं चलानी। जैसे कई लोग शेयर मार्केट में इतने इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह उनको नहीं समझ में आ रहा है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। तो सबसे ईजी तरीका है, आप गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड खरीद लीजिए। जैसा कि रजत जी ने भी यहाँ पे बताया कि कोई ऐसा शुभ मुहूर्त नहीं है, जब आपको लग रहा है, जब आपके पास पैसा है, आप जाइए और गोल्ड खरीदिए। मुझे लगता है बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। SIPs को लेकर भी आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा था, उसका भी जवाब दिया रजत जी ने, कब इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, और ट्रम्प टैरिफ इस वक्त है, इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ेगा मार्केट पर भी, वो भी आपने समझा। कोई भी सवाल ऐसा हो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें ज़रूर बताइए, रजत जी बिल्कुल उसका जवाब देंगे। और बहुत शुक्रिया रजत जी, हमारे साथ आप जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रजत जी।